गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे रहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर में आपको या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा कि इससे अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता हो और आपसे गलत होता है और आप कमेंट पढ़ करते हो, आपको पता चल गया कि हाँ यह यही है, और अगली बार जब वह क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप गलत नहीं टिक लगाओगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर पहला। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, पता कि परिवर्तित हुई। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास प्रथम संशोधन के द्वारा, 8वें संशोधन के द्वारा, 9वें संशोधन के द्वारा या फिर 42वें संशोधन के द्वारा। जो भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची थी इसमें परिवर्तन किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था। कब हुआ था? इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यह। तो आप क्या बताओगे? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किया जाने संबंधित व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। किस किस के द्वारा? एक तो स्वतंत्रता, एक समानता और एक संपत्ति संबंधी जो मौलिक अधिकार है, इसमें जो कठिनाइयाँ हो रही उनको दूर करने का प्रयास किया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। काय में जो भाषण और जो अभिव्यक्ति मूल अधिकार होते हैं उनमें क्या किया इन्होंने? उचित प्रतिबंध व्यवस्था की। संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वह जोड़ी गई। कौन सी 9वीं अनुसूची? इसी में कौन से संविधान 1951 का जो अधिनियम था इसके अंतर्गत जोड़ी गई। इसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन है उसकी शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं किया जा सकता, वह कौन सा था? आपके बताओ संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत कौन सा अधिनियम है? तो आप क्या बताओगे? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? यानी कि नए राज्य का सृजन यानी कि उसको नया राज्य बनाना हो तो ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत पहली, दूसरी, तीसरी या फिर 5वीं? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। मतलब कि कौन सी अनुसूची में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए अगर भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो? इसका जो सही जवाब है वह भी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली अनुसूची में। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। यदि भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से पहली अनुसूची अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें कुछ इतना कठिन नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर नए राज्य का आपको सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध या विशेष उपबंध है? ऑप्शन नंबर ए, तीसरी, ऑप्शन नंबर बी, 5वीं, ऑप्शन नंबर सी, 7वीं या फिर ऑप्शन नंबर डी, 9वीं। क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम, भारत के संविधान की किस अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? अब क्या बोल रहा है? जो विभिन्न राज्य है उनमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, कौन सा अनुसूचित जो क्षेत्र में जो प्रशासन है और जो नियंत्रण है उनके लिए उपबंध कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में कौन से जो विभिन्न राज्य हैं उनमें कौन सी अनुसूची है? पहले तो 5वीं अनुसूची है। ठीक है, उस अनुसूची क्षेत्र के जो प्रशासन और वहाँ पे जो नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध है वह कौन सी अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। क्लियर है?
भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंध रखता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दल बदल विरोधी, निरोधी जो है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? दल बदल निरोध किसके अंतर्गत आता है? तो आप क्या बताओगे? दल बदल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी कि आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को समाविष्ट किया गया है, यानी कि इसके अंतर्गत रखा गया है। पूर्वभूत प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किए गए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। देखो किसके अंतर्गत किया गया था? राजीव गांधी के अंतर्गत। कौन सा है यह? तो आप क्या बताओगे? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है, यह कौन थे? तो ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। अब इनके द्वारा क्या हुआ? इनके द्वारा संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10वीं अनुसूची किस अधिनियम के अंतर्गत जोड़ी गई? तो आप क्या बताओगे? 1985 अधिनियम संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री, जो पूर्व राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा। इसके आगे देखते हैं हम। 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी दल बदल कानून में संशोधन करके सभी प्रकार के दल को रोक लगा दिया गया। 91, अगर आपसे कहे कि सभी प्रकार के जो दल हैं उन पर रोक कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया, तो आप क्या बताओगे? 91 संविधान संशोधन के द्वारा। और पारित किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान अधिनियम 1985 के द्वारा। क्लियर है। तथा मंत्री परिषदों के आकार में निर्वाचन सदन की जो कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया था इसी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञा से, या फिर भाषाओं से, या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे, यानी कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन से प्रावधान दिए गए हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शपथ तथा प्रतिज्ञान से किसका है? तीसरी अनुसूची का संबंध है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा से। जब वह पद ग्रहण करता है तो उस समय जो प्रतिज्ञा ली जाती है या जो शपथ ली जाती है या उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे बताया जाता है, उनका संबंध किससे है? तो आप क्या बताओगे? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? यानी कि सिर्फ इतना पूछा है कि स्वशासी जो जिला परिषद है इसका संबंध कौन सी अनुसूची से है या अनुच्छेद से। ठीक है, ऐसा पूछा गया। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची या फिर अनुच्छेद 250। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो स्वशासी जिला परिषद है, ठीक है, अब जो स्वशासी जिला परिषद है इसका जो संबंध है वह किससे है? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छठी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। किसका? स्वशासी जिला परिषद का। चलिए देखते हैं इसके बारे में। संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजाति है उसके क्षेत्र में प्रशासनिक और नियंत्रण के बारे में है। कौन सी अनुसूची? छठी अनुसूची। इसमें क्या आएगा? स्वशासी जो जिला होता है उसके अंतर्गत आता है, जिसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य है जिनको जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और संवर्धित सूची के साथ, भाषाओं के साथ या फिर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। क्या होगा इसका सही जवाब? छठी अनुसूची का पूछा गया है कि आठवीं अनुसूची का पूछा गया है। ठीक है, छठी का तो हमने भी देख लिया है। आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। किससे होगा? देखो अब जो आठवीं अनुसूची का संबंध है वो भाषाओं के साथ है। काय के साथ है? भाषाओं के साथ। तो उसका सही जवाब है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषाओं के साथ। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची का संबंध भाषा से है।
भारत के मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे कहे भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है तो आप क्या बताओगे? 14 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 22 है। 21वें संविधान संशोधन के तहत 71वें संविधान के द्वारा कोंकणी, अब देखो नई जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या हुआ था? कोंकणी, नेपाली और जो मणिपुर है तथा 92 जब संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो भाषा, ये जो भाषाएं हैं इनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है। बाकी जो भारत में जो मूल संविधान में कुल कितनी भाषा है? 14। बाद में कितनी? वर्तमान में अभी कितनी संख्या है वर्तमान में? तो 22 है। 21वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत सिंधी, ठीक है, सिंधी एक भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जोड़ी गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ? संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो भाषाओं को क्या किया गया? इसके अंतर्गत प्रतिष्ठित किया गया। क्लियर है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। क्या बोला है? आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल। अब आपको ये तो पता है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण विधेयक को शामिल किया गया है। अब राज्य पूछा गया है हमसे, कौन सा राज्य है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा इसका सही जवाब? यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तमिलनाडु जो राज्य है इसको आरक्षण विधेयक को इसी के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। किसे? तमिलनाडु को। ठीक है, आरक्षण विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आपको क्लास कैसा लगा यह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।